अच्छा, चलिए एक पल के लिए कुछ सोचते हैं। कल्पना कीजिए, आपके बच्चे को खेलते हुए घुटने में एक मामूली सी खरोच आ जाती है, या आपको गले में हल्की सी खराश होती है। आज के समय में हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं। पर क्या हो अगर यही मामूली सी खरोच या खराश जानलेवा बन जाए? आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्टें हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक के लेख हैं और कई वैज्ञानिक जर्नल भी, वो सब हमें एक ऐसे ही भविष्य के खिलाफ आगाह कर रहे हैं। हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी खामोश महामारी है जो पर्दे के पीछे धीरे धीरे हमारी सबसे ज़रूरी दवाओं को बेअसर कर रही है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये असल में है क्या, ये खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा क्यों है, और क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमारा शरीर दवाओं पर असर करना बंद कर देता है? यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है और यहीं से शुरुआत करना जरूरी है। रेजिस्टेंस हमारे शरीर में नहीं, बल्कि सीधे बैक्टीरिया में विकसित होता है। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो बैक्टीरिया इतने बदल जाते हैं, इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि जिन एंटीबायोटिक दवाओं से पहले वो आसानी से मर जाते थे, अब उन पर कोई असर नहीं होता। हाँ। और फार्मेसी जर्नल के एक लेख के अनुसार बैक्टीरिया ये कई तरीकों से करते हैं। या तो वे अपनी बाहरी दीवार को बदल लेते हैं ताकि दवा अंदर ही ना घुस पाए, या वे एक तरह का पंप बना लेते हैं जो दवा को अंदर आते ही बाहर फेंक देता है, या फिर वे ऐसे एंजाइम बना लेते हैं जो दवा को ही नष्ट कर देते हैं। वाह, मतलब ये बैक्टीरिया के स्तर पर एक तरह की लड़ाई है जिसमें वे जिंदा रहने के लिए अपना पूरा रक्षा तंत्र ही बदल रहे हैं। हाँ, और WHO इन्हीं ही सुपर बग कहता है ना। बिल्कुल। ये नाम सुनने में तो किसी कॉमिक बुक विलेन जैसा लगता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है। बिल्कुल। ये नाम भले ही फिल्मी लगे, लेकिन खतरा बहुत वास्तविक है, और यही चीज इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक बनाती है। हम भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। स्रोतों के मुताबिक 2019 में ही सीधे तौर पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR से दुनिया भर में लगभग 13 लाख मौतें हुई। 13 लाख? हाँ, 1.27 मिलियन। ये मलेरिया या एड्स से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। ये खतरा दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, ये पहले से ही हमारे घर के अंदर है। एक मिनट, 13 लाख मौतें, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जिसने मेरा ध्यान खींचा। अक्टूबर 2025 की एक बड़ी WHO रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में हर 6 में से 1 बैक्टीरियल संक्रमण पर अब एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है। हाँ, और ये औसत आंकड़ा है। ये हमें बताता है कि ये समस्या अब कोई दुर्लभ घटना नहीं रही। ये हमारे क्लिनिक और अस्पतालों में हर दिन हो रहा है। हर 6 में से 1। इसका मतलब है कि अगर एक परिवार में साल में 6 बार कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बीमार होता है, तो एक बार ये पूरी संभावना है कि पहली दवा काम ही ना करे। ये तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम बात हो गई। बिल्कुल। और जब हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं, तो एक और चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। ये समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है। अच्छा? रिपोर्ट बताती है कि जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमजोर हैं और संसाधनों की कमी है, वहां स्थिति ज्यादा गंभीर है। मिसाल के तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में ये आंकड़ा हर 3 में से 1 संक्रमण तक पहुंच जाता है। हर 3 में से 1? ये तो बहुत ही भयावह है। ऐसा क्यों है? इन इलाकों में ऐसा क्या अलग हो रहा है? इसके कई कारण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, इन जगहों पर अक्सर एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की पर्ची के आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। जिससे उनका गलत इस्तेमाल बढ़ जाता है। दूसरा, संक्रमण नियंत्रण के तरीके जैसे अस्पतालों में साफ सफाई उतने मजबूत नहीं होते। और तीसरा, डायग्नोस्टिक सुविधाओं की कमी, मतलब टेस्ट की कमी। हाँ, ये पता लगाने के लिए टेस्ट की कमी कि संक्रमण असल में बैक्टीरिया से है भी या नहीं, और अगर है तो कौन सी दवा सबसे असरदार होगी। इस वजह से अक्सर अंदाजे पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं जो रेजिस्टेंस को और बढ़ाती हैं। ये तो वाकई डरावना है। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये है कि ये बैक्टीरिया आखिर ऐसा कर कैसे लेते हैं? मतलब अचानक से ये इतने स्मार्ट और ताकतवर कैसे बन गए? क्या ये सिर्फ हमारा दवाओं का गलत इस्तेमाल है जो उन्हें बदल रहा है? हमारा दवाओं का इस्तेमाल निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है, लेकिन इसके पीछे की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो काफी दिलचस्प है। जैसा कि साइंस डायरेक्ट के शोध पत्रों में बताया गया है, एक तरीका है म्यूटेशन या आनुवांशिक बदलाव। म्यूटेशन? हाँ, ये डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा है।
जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो लाखों बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच जाते हैं जिनके डीएनए में संयोग से कोई ऐसा छोटा सा बदलाव होता है जो उन्हें दवा से बचा लेता है। अब सिर्फ वही जिंदा बचे हैं तो वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को ये बचावा गुण दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक चयन जैसा हुआ, लेकिन आपने कहा कि ये सिर्फ एक तरीका है। हाँ, और दूसरा तरीका इससे कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है और ज्यादा चिंताजनक है। इसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया सिर्फ अपनी अगली पीढ़ी को ही ये ताकत नहीं दे रहा, बल्कि वो अपने बगल वाले बैक्टीरिया को भी इसका ब्लूप्रिंट दे सकता है। क्या मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे को सिखा रहा है कि दवा से कैसे बचना है? ठीक वैसे ही वे प्लाज्मिड नाम के डीएनए के छोटे टुकड़ों का आदान प्रदान करते हैं। ये ऐसा है जैसे एक सैनिक जिसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो उसका डिजाइन अपने साथी को दे दे, भले ही वो साथी किसी दूसरी रेजिमेंट का ही क्यों ना हो। अरे वाह! यही वजह है कि एक तरह के बैक्टीरिया में पैदा हुआ रेजिस्टेंस जंगल की आग की तरह दूसरी प्रजाति के बैक्टीरिया में भी फैल सकता है। ये प्रतिरोध को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये सिर्फ अपनी नस्ल को नहीं बचा रहा, बल्कि दूसरी प्रजाति के बैक्टीरिया को भी ट्रेनिंग दे रहा है। ये तो बैक्टीरिया का अपना इंटरनेट जैसा हो गया, जहां वे जानकारी शेयर कर रहे हैं। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। ये एक बहुत ही कुशल प्रणाली है और ये सिर्फ 2 तरीके हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कुछ बैक्टीरिया एफ्लक्स पंप विकसित कर लेते हैं जो दवा को बाहर फेंकते हैं। ये सब मिलकर बैक्टीरिया को एक बहुत ही मजबूत दुश्मन बना देता है। पर कि हमारे कौन से काम इस आग में घी डाल रहे हैं? स्रोतों में कुछ बहुत ही आम वजह बताई गई हैं जो हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में देखते और करते भी हैं। सबसे पहला और सबसे आम है दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। सीडीसी और मेडलाइन प्लस दोनों ही इस पर जोर देते हैं, जैसे वायरल सर्दी जुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक लेना। हम सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती हैं, वायरस पर नहीं। फिर भी अक्सर डॉक्टर पर दबाव डाला जाता है या लोग खुद ही कोई पुरानी रखी एंटीबायोटिक खा लेते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है। हर बार जब आप बेवजह एंटीबायोटिक लेते हैं तो आप अपने शरीर में मौजूद अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को दवा के संपर्क में लाते हैं। इससे उन बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस विकसित करने का एक और मौका मिल जाता है, जिसकी उस समय कोई जरूरत ही नहीं थी। और दूसरा बड़ा पॉइंट है कोर्स पूरा ना करना। ये तो शायद हम सब ने किसी ना किसी को करते हुए देखा है। 2-3 दिन दवा खाई, थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और दवा बंद कर दी। और ये खास तौर पे खतरनाक है जब कोई बीच में दवा छोड़ देता है। तो होता ये है कि जो सबसे कमजोर बैक्टीरिया होते हैं वे तो शुरू में ही मर जाते हैं, लेकिन जो थोड़े ज्यादा मजबूत और जिद्दी होते हैं वे बच जाते हैं। अब आपने दवा बंद कर दी तो आपने उन सेमी सुपर बग्स को न सिर्फ जिंदा छोड़ दिया, बल्कि उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने का पूरा मैदान दे दिया। अगली बार जब वही संक्रमण होगा तो वो ज्यादा ताकतवर बैक्टीरिया की फौज के साथ वापस आएगा। स्रोतों में एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है और वो है पशुपालन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। हाँ, और ये समीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया भर में पैदा होने वाली एंटीबायोटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर इस्तेमाल होता है। अच्छा। और ये सिर्फ बीमार जानवरों के इलाज के लिए नहीं होता, बल्कि अक्सर स्वस्थ जानवरों को भी दिया जाता है ताकि वे बीमार ना पड़ें या उनका वजन तेजी से बढ़े। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो उनके अंदर भी प्रतिरोधी बैक्टीरिया पनपते हैं। ये बैक्टीरिया फिर मीट, डेयरी उत्पादों या यहाँ तक कि पर्यावरण के जरिए जैसे मिट्टी और पानी के माध्यम से इंसानों तक पहुंच सकते हैं। ओहो! ये एक अदृश्य तरीका है जिससे सुपरबग्स हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब दवाएं काम करना बंद कर देती हैं तो इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं पड़ता। इसका सीधा मतलब है कि बीमारी लंबी चलेगी, अस्पताल में ज्यादा दिन रहना पड़ेगा और जाहिर है इलाज बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं है, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। WHO का अनुमान है कि अगर इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक AMR खरबों डॉलर के स्वास्थ्य खर्च और GDP के नुकसान का कारण बन सकता है। खरबों डॉलर, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि कल्पना करना मुश्किल है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब किसी देश की काम करने वाली आबादी बार-बार या लंबे समय तक बीमार रहती है तो उत्पादकता घटती है, कंपनियों को नुकसान होता है, सरकार का स्वास्थ्य बजट बढ़ता है और विकास के दूसरे कामों के लिए पैसा कम हो जाता है। एक प्रतिरोधी संक्रमण का इलाज करने के लिए अक्सर नई और बहुत महंगी दवाओं की जरूरत पड़ती है जो हर किसी की पहुंच में नहीं होती। यह असमानता को और बढ़ाता है।
और ये विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर एक भारी बोझ डालता होगा। बिल्कुल। तो इन सब गंभीर बातों के बाद क्या कोई उम्मीद की किरण है, या हम बस एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी दवाएं किसी काम की नहीं रहेंगी? नहीं, अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़े सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एंटीबायोटिक दवाओं का सही इस्तेमाल। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक स्ट्यूवर्डशिप। एंटीबायोटिक स्ट्यूवर्डशिप, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है एंटीबायोटिक की समझदारी से देखभाल। ये डॉक्टरों और मरीजों दोनों की जिम्मेदारी है। डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना है कि वो सही जांच के बाद ही एंटीबायोटिक दें, और मरीजों को यह समझना है कि हर बीमारी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, और अगर दी गई है तो उसका कोर्स पूरा करना कितना जरूरी है। और इसके अलावा, क्योंकि ये सिर्फ मरीज और डॉक्टर के बीच की बात तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य प्रणाली के स्तर पर हमें बेहतर और तेज डायग्नोस्टिक सुविधाओं की जरूरत है। ऐसी जांचें जो घंटों या दिनों के बजाय मिनटों में बता सकें कि संक्रमण बैक्टीरिया से है या वायरस से, और अगर बैक्टीरिया से है तो उस पर कौन सी एंटीबायोटिक सबसे असरदार होगी। सही है, ताकि अंदाजे पर दवा न दी जाए। हाँ, इससे अंदाजे पर दवा देने की प्रथा कम होगी, और इससे भी पहले हमें संक्रमण को होने से ही रोकना होगा। यहीं पर वैक्सीन, साफ सफाई और स्वच्छ पानी यानी वॉश कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर संक्रमण होगा ही नहीं तो एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्रोतों में वन हेल्थ दृष्टिकोण का भी बार बार जिक्र है। ये सुनने में काफी व्यापक लगता है। वन हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, और शायद इस समस्या का सबसे स्थायी समाधान इसी में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ये मानना होगा कि इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण, इन तीनों का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ इंसानों में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करके इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। तो इसका मतलब है कि हमें एक ही समय में कई मोर्चों पर काम करना होगा। हाँ, हमें पशुपालन और कृषि में एंटीबायोटिक के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों और अस्पतालों से निकलने वाला कचरा हमारे पानी और मिट्टी को प्रदूषित न करे, क्योंकि वहां भी रेजिस्टेंस पनपता है। सही है। जब तक इन सभी क्षेत्रों में सरकारें, वैज्ञानिक और आम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक इस चक्र को तोड़ना मुमकिन नहीं है। और हाँ, हमें नई एंटीबायोटिक्स और इलाज के दूसरे तरीकों में निवेश को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा हमसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करेंगे। अंत में चलिए उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे, तो भविष्य की जो तस्वीर ये स्रोत दिखा रहे हैं वो असल में दिखती कैसी है? वैज्ञानिक मॉडल एक बहुत ही भयावह तस्वीर दिखाते हैं। WHO के दस्तावेज साफ तौर पर कहते हैं कि हम एक पोस्ट एंटीबायोटिक युग में प्रवेश कर सकते हैं। ये वो दौर होगा जब साधारण संक्रमण और मामूली चोटें फिर से जानलेवा बन जाएंगी। ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज से पहले वाली दुनिया में लौटने जैसा होगा। और इसका असर आधुनिक चिकित्सा पर क्या पड़ेगा, जो ऑपरेशन और इलाज आज बहुत आम हो गए? इसका असर बहुत गहरा होगा। सोचिए, आज के समय में होने वाली बड़ी सर्जरी जैसे कि दिल का ऑपरेशन या घुटने बदलना, अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर का इलाज जिसमें कीमोथेरेपी से मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, या समय से पहले जन्मे बच्चों की देखभाल, ये सभी प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा जोखिम भरी हो जाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन सभी प्रक्रियाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम ऑपरेशन के बाद होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण को एंटीबायोटिक से रोक सकें। अगर ये दवाएं काम नहीं करेंगी तो डॉक्टर ये जीवन रक्षक प्रक्रियाएं करने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होगा। ये मेडिकल साइंस को कई दशक पीछे धकेलने जैसा होगा। जो ऑपरेशन आज आम हैं वो फिर से जानलेवा बन जाएंगे। तो इसका कुल मतलब क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ एक मेडिकल शब्द नहीं है। ये वैश्विक स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और हम सबके भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। ये एक खामोश सुनामी की तरह है जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा की नींव को खोखला कर रही है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश के पास नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी से होती है। अगली बार जब आपको सर्दी जुकाम हो तो एंटीबायोटिक के लिए जिद ना करें। अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है तो कोर्स पूरा करें, भले ही आप बेहतर महसूस कर रहे हो। अपने हाथ धोएं, अपने आसपास सही जानकारी फैलाएं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं। पिछले कुछ सालों में हम सब एक नए वायरस से होने वाली अगली बड़ी महामारी के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। हम हमेशा किसी नई अनजान बीमारी के आने का इंतजार करते हैं। पर क्या हो अगर अगली बड़ी महामारी किसी नए अनजान रोगाणु से नहीं, बल्कि एक पुराने जाने माने बैक्टीरिया से आए, जिसका इलाज दशकों से हमारे पास था लेकिन अब नहीं है।